हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी हिंदी की। हिंदी की क्लास में आज हम गद्दांश पढ़ने वाले हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में आपके गद्दांश आते हैं हिंदी में। पेडागोजी के साथ साथ में क्या है, आपके दो गद्दांश आते हैं, एक आपका काव्य का आता है और एक आपका गद्य का आता है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है वो आपकी पैसेज यानी गद्दांश की है, जो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपकी दो क्लासेस ले चुकी हूँ हिंदी की, तो वो क्लास भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी के मैं आपके मैथ की, ईवीएस की, साइकोलॉजी की भी क्लास ले चुकी हूँ, पैडागोजी की, तो वो क्लास भी आप पीडीएफ में यानी कि प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है आपका एक गद्दांश। ठीक है, गद्दांश हमें अभी पूरा पढ़ना नहीं है, ये काफी लेंथी आता है। सबसे पहले हमें देखने होंगे अपने क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि शिक्षा का अर्थ है, क्या है, शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, अब इनमें से हम पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षा का अर्थ है बच्चों को जानकारी देना, क्या है, बच्चों को जानकारी देना। बी है बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना। सी है बच्चों को शक्तिशाली बनाना। और डी है बच्चों में विद्वान शक्तियों को प्रकट करना। ठीक है, ये दिखे गए हैं आपके चारों ऑप्शन। देखो, क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। क्या बच्चों को केवल जानकारी देना हो सकता है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे दो और बच्चा क्या है, शिक्षा सीख जाता है। बी है बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देगा। देखो, ये केवल वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, ये तो आपके बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। जहां केवल दिख जाए ना, तो वो तो कभी आपका आंसर हो ही नहीं सकता, चाहे वो गदांश में हो चाहे वो पैडागोजी में हो। फिर सी है बच्चों को शक्तिशाली बनाना। देखो, शिक्षा से शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन खाली शक्तिशाली बनाना नहीं होता शिक्षा का अर्थ। ठीक है, डी है बच्चों में विद्वान शक्तियों को प्रकट करना, यानी कि जो उनके अंदर विद्वान शक्तियां हैं उनको प्रकट करना, यानी कि जो उनके अंदर की स्किल्स हैं उनको पता करना और उन्हें जागृत करना। ये तो मैंने अपने रिकॉर्डिंग बता दिया है। अब चढ़ते हैं अपने गद्यांश की ओर। ठीक है, यानी कि अगर इस गद्यांश में पूछा गया है तो आपको इसमें दिया होगा इसका क्लू। तो हम पहले पढ़ लेते हैं, यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। देखो, फर्स्ट लाइन में पता चल रहा है कि कहते हैं कि शिक्षा जो बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। यानी कि जब उसका जन्म हुआ है तभी से उसे क्या है, एक प्रतिभा मिली है, एक स्किल्स लेकर वो पैदा हुआ है और जिसका विकास हो चुका है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम है शिक्षा। देखो, ये आ गई ना ये वाली लाइन। क्या है इसमें कि उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम है शिक्षा। शिक्षा, मगर ऐसा तो संभव नहीं है जब हम जान लेते कि कौन सा बालक कौन कौन प्रतिभा से पैदा, कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है। ठीक है, और यही हमारा जो था ऑप्शन हमसे एक तरीके से पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैंने जो आपको बताया था क्या था कि शिक्षा का अर्थ क्या है, बच्चों में विद्वान शक्तियों को प्रकट करना। यानी कि जो अंदर से वो बच्चे जब पैदा हुए हैं तो अपनी एक स्किल्स को लेकर पैदा हुए हैं, कुछ गुण को लेकर पैदा हुए हैं, तो उन शक्तियों को प्रकट करना ही शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। देखो, सबसे बेस्ट भी ये लग रहा है, अगर हम पैडागोजी के हिसाब से भी इसको क्वेश्चन आंसर निकालते तब भी हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्यांश पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो गद्यांश आता है आपको बहुत ही ज्यादा लेंथी आता है। अगर इसमें पढ़ने बैठ जाएंगे तो सारा टाइम तो हमारा इसमें निकल जाएगा। इससे सबसे बेस्ट तरीका यही है हमारा कि हम पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद में जाकर देखते हैं कि कौन सी लाइन हमें वहां पे क्लू में मिल जाती है। सेकंड है कि लेखक के अनुसार, यानी कि जो लेखक ने अपनी कहानी बताई है उसके अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। सी, बी ऑप्शन हो गया। सी है सभी बच्चे शाला जाकर यानी कि पाठशाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, लेखक के अनुसार। फिर है सभी बच्चों की शक्तियां सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, यानी कि दबी हुई रहती हैं, दबी हुई अवस्था में रहती है। अब देख लेते हैं ये जो चारों मैंने ऑप्शन पढ़े हैं कि ये हमारे किसी गद्यांश में लिखा है या नहीं है। अगर लिखी होगी कोई लाइन तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। लेखक के अनुसार कहा है ना, तो देख लेते हैं लेखक ने क्या कहा है। यहाँ से स्टार्ट है। किसे कहूं मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी ने सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है मैं हूं अभिनव शिक्षक हूँ।
उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि किताब है उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई लाइन है नहीं, वैसे लेखक के द्वारा ही लिखी गई है, इनसे ही हमें मीनिंग निकालना होगा। तब हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है, पर हमें बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। आगे और पढ़ लेते हैं। देखो लेखक के अनुसार है ना, तो वही पढ़ेंगे। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसे सोई शक्तियों को जगाने का नाम ही शिक्षा है। मगर ऐसा तो संभव नहीं है जब हम जान लें कि कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है। शरीर में तो उनके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बालक शाला आया है और उसको हम पहले पढ़ें। ठीक है, देखो ये लाइन हमें मिल जाती है यहाँ पर, क्योंकि हमारे उसमें लाइन लिखी हुई है चार ऑप्शंस में। क्या था कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पढ़ें, यानी कि टीचर का कर्तव्य है कि जब बच्चा पाठशाला में आता है तो पहले टीचर को उसे पढ़ना होगा, जानना होगा कि उसमें क्या कमी है, तभी तो हम उसे पढ़ा सकेंगे। मान लो आप उसे पढ़ाना चाहते हो छोटा बड़ा, और वो जानता ही नहीं है कि छोटा बड़ा होता क्या है, तो हमें क्या है, उसे जानना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या कमी है। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या उसकी प्रदत्त प्रतिभा है और कौन कौन सी सुसुप्त शक्तियों के लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है, यानी कि जो दबी हुई शक्तियां हैं उसको सामने उपस्थित करने के लिए वो हमारे सामने प्रकट हुआ है। ये लेखक के अनुसार है। अब चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। देखो ये दो लाइनें मिल गई तो दो तो ऑप्शन हो नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में है कि लेखक के अनुसार वे बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। देखो समान रूप से प्रतिभाशाली नहीं, उन्होंने ही नहीं कहा है। कहा है कि बलक बच्चे जो है अलग अलग प्रतिभा लेकर पैदा हुए हैं, ये बात उन्होंने बोली है। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। ठीक है, सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है इस लाइन में कि सभी बच्चे शाला जाकर क्या हो जाते हैं, उनको पाठशाला जाकर हमें पढ़ना चाहिए, ये बात बोली है। सभी बच्चों की शक्तियां सुसुप्त अवस्था में रहती है, ये बात भी उन्होंने बताई है। और उन्होंने ये कहा है सुसुप्त अवस्थाओं की जो है उनको हमें पढ़ना चाहिए। जो इसमें राइट आंसर है ना वो आपका है बी ऑप्शन। देखो जब मैंने आपको लाइन पढ़ी थी उसमें लिखा था कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, क्योंकि लेखक ने खुद कहा है इस बात को। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो मीनिंग हमें इसमें खुद ही निकालना पड़ता है। ठीक है, पूरा सार हमें नहीं होता है इसमें निकला हुआ। इसमें ये था, मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वाली लाइन में है, आपको पढ़वा देती हूँ। ये लिखा है जब हम जो बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है। कौन कौन सी प्रतिभा का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर अलग अलग प्रतिभा के साथ वो पैदा हुए हैं। कौन कौन सी का मतलब क्या हो, अलग अलग प्रतिभा, एक समान प्रतिभा नहीं है बच्चों में। ठीक है, देखो ये वाली लाइन थी ना कि प्रदत्त प्रतिभा क्या है उनके अंदर, कौन कौन सी सुसुप्त शक्तियों के लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है ना वो हमारा बी ऑप्शन है। क्या है, बी ऑप्शन है कि जो अलग अलग प्रतिभा होती है बच्चों के अंदर। क्योंकि लेखक कहना ही ये चाहता है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रतिभा के साथ में पैदा हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, टीचर को उसे पढ़ना चाहिए, पहचानना चाहिए कि उसके अंदर क्या कमी है, तभी हम उसे आगे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यह है लेखक के अनुसार का हुआ कथन। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जो गद्यांश होते हैं उसमें मीनिंग हमें खुद से निकालने होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लाइनें हमें देखी गई हैं और गद्यांश में है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में क्या होता है, अधिकतर हमारी मिस्टेकें हो जाती हैं। और सी टेट के एग्जाम में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपकी पैडागोजी। पैडागोजी के अनुसार ही आप सी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया। अगर किसी ने इसकी पैडागोजी का मीनिंग निकाल दिया तो समझ लो उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। सीटेट सिर्फ हमारी प्रतिभा देखना चाहता है कि हम किस लेवल के टीचर हैं, कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या उसे समझ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य मेन क्या होना चाहिए, बच्चों की ओर फोकस देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। देखो ये एक तरीके से पैडागोजी का क्वेश्चन है, अगर आप गतांश भी नहीं पढ़ोगे ना तब भी इसका आंसर निकाल दोगे कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। प्रतिभा के विभिन्न रूप जानना है, यानी कि उनके अंदर कौन कौन सी प्रतिभा है उसके अलग अलग रूप को जानेंगे हम। ठीक है, बी है बच्चों की प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, यानी कि उन्हें ना हम क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देते हैं कि आप फेलियर बच्चे हो, आप बिल्कुल बेकार बच्चे हो और कुछ अच्छे बच्चे हैं, जैसे डिवाइडेड कर देते हैं एबीसी क्लासों में।
कि बेटा आप अच्छे बच्चों में बैठोगे, आप बुरे बच्चों में बैठोगे और सबसे बुरे बच्चों में, तो ऐसा करना चाहिए सबसे पहले शिक्षा देने के लिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिवाइडेशन नहीं करना है बच्चों में, बिल्कुल नहीं करना है। सी है बच्चों की समझ क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। ये बात अभी हमने गद्यांश में भी पढ़ी थी कि बच्चों की समझ क्षमता यानी कि उनकी कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की। ठीक है, मान लो बच्चे में तो कैपेसिटी है कि वो आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ेगा, उसके बाद में उसे चाहिए 5-10 मिनट का रेस्ट। ठीक है, और आप क्या उसे 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाए जा रहे हो, तो क्या उसके दिमाग में सेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। हर बच्चा अपनी स्किल्स के अनुसार ही सीखता है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोग देर से सीखते हैं। तो हमें उनकी समझ क्षमताओं प्रतिभाओं यानी कि जो उनकी स्किल्स है उसको जानने के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए कि उनके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, जिससे वो सीख सकते हैं। और फिर डी है हमारा बच्चों को पढ़ाना। देखो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, शिक्षा देने के लिए जरूरी थोड़ी ना हमें पढ़ाना ही है। पढ़ाने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि बच्चों को समझ कर उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार हमें उन्हें सिखाना चाहिए। तो देखो राइट आंसर हमारा सी यहीं से निकल रहा है, बच्चों की समझ क्षमता और प्रतिभा को जानने के लिए उन्हें पढ़े। और मैं आपको गद्यांश में भी दिखा देती हूँ, यही बात क्या है लेखक ने भी कही है। देखो ये लिखा है, जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। यही तो बात हुई, पढ़ें, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने। ये बिल्कुल साफ साफ लाइन उन्होंने लिखी है कि हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, कि बच्चा किस स्किल्स में है, उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसी की रिकॉर्डिंग तो हम पढ़ाते हैं कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो उसके अंदर छुपी हुई हैं, उनको समझें तब हम उसे पढ़ाएं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी इसका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हुई तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो एक क्लास बनाने में आपका काफी टाइम जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं ये बात बोली, मैं इसलिए बोल रही हूँ अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज आप लाइक जरूर करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आ रहा है। ठीक है, एक टीचर का पढ़ाने का एक मेन उद्देश्य यही है मेरा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, पढ़ाने के लिए सभी टीचर बहुत मेहनत करते हैं, सभी टीचर करते हैं कि उनका स्टूडेंट या पढ़ने वाला जो सदस्य है जो हमारे चैनल से पढ़ा वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, यही उम्मीद की जाती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा फोर्थ। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? यानी कि जो गद्यांश लिखा गया है इसमें शिक्षा का कौन सा मेन बात कही गई है, किस बात को लेकर के पूरा गद्यांश रचाया गया है और लिखा गया है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। ए है सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। देखो ये वाली बात कही गई है कि सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। नहीं, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि सारे बच्चे क्या अलग अलग प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अलग अलग स्किल्स होती है। बी है सभी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट है। जाहिर सी बात है सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते, कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग नहीं अच्छी होती है, कुछ मैथ में तेज होते हैं तो कुछ मैथ हिंदी में तेज होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। सी है शक्तियां सदैव सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। क्या इस गद्यांश का रूप यही बताया गया है? डी है पढ़े लिखे लोग अनपढ़ रहते हैं। क्या अनपढ़ होते हैं, ये बात बताइए। तो एक बार क्या करते हैं, हम इसे पढ़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन है। गद्यांश को पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि किसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि गद्यांश जो लिखा गया है वो किसके बेस पर लिखा गया है। तो देखो जब मैंने इसको शुरू से पढ़ाया था गद्यांश में, एक मिनट में देख लेती हूँ एक एक करके इसकी। तो मैंने पढ़ाया था कि शिक्षित व्यक्ति को कैसा है, पढ़ा लिखा समाज है। ठीक है, इसमें था मेरे गुरु श्री दयाल जी ने तो सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिखी गई है कि इस पुस्तक का नाम है अभिमन्यु शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है और इसी की रिकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो हर पढ़ा लिखा आदमी है वो क्या है, अनपढ़ है। ठीक है, क्या बताया है, हर पढ़े लिखे आदमी को उन्होंने अनपढ़ बताया है। तो जो ये पूरा गद्यांश है वो इसी बात पर डिपेंड हो रहा है। देखो मैं आगे भी आपको पढ़कर बताती हूँ कि उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो साफ कहा है कि किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है।
तब हमें ये भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा समाज खासा अनपढ़ है। तो इसी पे यानी कि खासा अनपढ़ है और अशिक्षित है, तब ये क्या है, तो हम शिक्षा को कहाँ खोजें। तो जो इसका मूल सार है ना इस गद्यांश का, वो यही बताया गया है कि जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है वो क्या है, अनपढ़ है। और मैं आपको दिखा दूं, हमारे ऑप्शंस में भी ये पूछा गया है, यानी कि हमारा जो ऑप्शंस है वो भी है इसमें। ये लिखा है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ रहते हैं, इसमें यही जो है आपका राइट आंसर हो गया है इसमें। ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर, कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। क्योंकि जो ये इस गद्यांश में ना शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित करा गया है, तो वो यही करा गया है। लोड घुमा के ये बात तो कही है कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, लेकिन पढ़े लिखे समाज को क्या है, अनपढ़ बताया गया है। ये पेपर आपका आया हुआ पेपर है जो मैं गद्यांश आपको करा रही हूँ, और आयोग ने इसका आंसर यही बताया है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए कि सभी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, शायद इस बात को बताया, लेकिन जो इसका सारांश निकला है वो डी है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही हो तो इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर फिफ्थ ऑप्शन है आपका, फिफ्थ में क्या पूछा है कि हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड दिया है आपको, पहचाने क्रिया का कर्ता, यानी कि ये काम हो गया, क्या हमें क्या है, बच्चों को पढ़ पढ़ कर पहचानना, ये काम है, तो ये कर्ता कौन है, तो इसका काम करने वाला कौन है, कर्ता उसे तो कहा जाता है जो काम करने वाला होता है। तो क्या मैं हूं, हम हैं, तुम हो या वह हो। देखो इसमें ये तो नहीं कहा उन्होंने, जो भी इसके राइटर हैं, कि मैं हूं, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बारे में नहीं बोला, वह के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बोला है हम के बारे में। हमसे मतलब ये है कि हम जो टीचर हैं, हमें क्या करना है, बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानना है कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी सुप्त अवस्था है जो वो लेकर घूम रहा है, और कौन कौन से उसके अंदर अच्छाइयां हैं। तो क्या है इसका आंसर, हमसे हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य है। देखो ये मैंने आपको अभी गद्यांश में भी पढ़ाया था, क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य। ये एक लाइन दे दी है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। तो इसके पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं गद्यांश को। फर्स्ट है कि विधानवाचक है ये, नकारात्मक बात है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है। देखो इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, कि मैं पूछूंगी उस बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा है। तो विधानवाचक तो हो ही नहीं सकता, नकारात्मक निगेटिव कोई बात नहीं कही गई है, संदेह की क्या बात है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा आ जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि प्रश्नवाचक है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। क्या है कि शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। देखो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पहले मैं बता देती हूँ। एक होता है प्रत्यय, एक होते हैं आपके उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है, जब किसी शब्द के आगे उसे जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। और प्रत्यय में भी यही होता है, अगर ये किसी शब्द के पीछे जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये क्या है, प्रत्यय लगाया जाएगा। तो इनमें आपको देखना है कि अगर मैं शरीर में इक जोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। देखो ये छोटी ई है, ध्यान रखना है, छोटी ई जुड़ रही है, बड़ी ई है, छोटी ई जुड़ रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। देखो लिखा है शारीरिक, तो शारीरिक तो होता नहीं है, बी है शारीरिक, सी है आपका शारीरिक, है ना, और डी है आपका शारीरिक। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। देखो शारीरिक नहीं होता, शारीरिक भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया छोटी की मात्रा जुड़ेगी। ये बात तो ठीक है कि छोटी मात्रा की यहाँ भी जुड़ रही, यहाँ भी जुड़ रही, लेकिन ये देखना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ शारीरिक लिखा है, यहाँ भी आपका शारीरिक लिखा है, इसमें दोनों बड़ी मात्राएं, इसमें आपकी बड़ी और छोटी, आपके दो शायद ऑप्शन है वो एक से टाइप हो चुके हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, कौन सा, शारीरिक। ठीक है, ये बी और डी आपका टाइपिंग एक सा हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो शारीरिक हो जाएगा। देखो शरीर तो इसमें लिखा था, अब क्या छोटी इस पे जुड़ गई तो शारीरिक हो गया। तो ये क्या था आपका प्रत्यय, यानी कि ग्रामर से क्वेश्चन था। गद्यांश में आपका एक आध क्वेश्चन ग्रामर का मिल जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको ग्रामेटिकल भी करा दूंगी, एक आध क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इतनी ग्रामर तो हम लोग अपने यूपी टेट के एग्जाम में भी पढ़ते ही हैं। 8 है कि लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षित होना और साक्षर होने में क्या अंतर है, क्या बात है, मतलब कि ये एक समान है, क्या है, ये पूछा गया है। दोनों समान हैं, बी दोनों मूलभूत अंतर हैं, और सी है दोनों पर्यायवाची हैं, डी है दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, क्या है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। बी कैसे, कि दोनों में थोड़ा मूलभूत अंतर है। शिक्षित होना होता है कि पढ़े लिखे आदमी, क्या है, पढ़े लिखे आदमी, और साक्षर का मतलब होता है पढ़ना लिखना जानता है। शिक्षित यानी कि वो पढ़ा लिखा है ऑलरेडी, और साक्षर का मतलब कि जानता है। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं है हमें गद्यांश में ही मिल जाए। तो पढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। ठीक है, गद्यांश में बताया गया है कि यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना या निरक्षर होना। अभी आपको मैंने बताया था पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या होता है, शिक्षित होना। पढ़ा लिखा ही तो कहा था, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ना लिखना जानता है वो तो साक्षर हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो कौन हो जाएगा, आपका शिक्षित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, तो ये था आपका गद्यांश जो मैंने आज आपको कराया है। ठीक है, तो आई होप आज के जो गद्यांश यानी कि आपको इसकी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आने वाली क्लासों के लिए भी आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे आपकी क्लास डेली की 6 बजे होती है। ठीक है, और शायद कल आपकी जो क्लास होगी वो एनसीएफ की होगी, ईवीएस की होगी। ठीक है, तो आपको क्या है, वो क्लास अटेंड कर लेनी है। और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।